Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And today we will discuss about the physical methods of weed control, and there are a number of physical methods. तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आप सारे जो वीड कंट्रोल के मेथड्स हैं उससे अवेयर हो जाएं और उनकी फंक्शनिंग भी जान सकें। ये फंक्शनिंग जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जनरली हमारे पास 3 मेथड होते हैं, हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: प्रिवेंटिव मेथड्स, कल्चरल मेथड्स एंड क्यूरेटिव मेथड्स। तो ये जो फिजिकल मेथड आता है क्यूरेटिव मेथड में आता है। क्यूरेटिव में फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। तो क्यूरेटिव मेथड्स में हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं, वीड्स को ट्रीटमेंट इम्पोज करते हैं। अब वो अगर हम केमिकल से उसको क्योर कर रहे हैं तो केमिकल मेथड, कोई बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल मेथड, और अगर हम कोई फिजिकल फोर्स यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ फिजिकल मेथड। तो सिंपली इन केस ऑफ फिजिकल मेथड वी यूज़ फिजिकल फोर्स टू किल और टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, तो उसको हम फिजिकल मेथड बोलेंगे। अब ये फिजिकल फोर्स जो है मे बी बाय ह्यूमन, बाय एनिमल और बाय मशीन। तो अगर ये मशीन से यूज़ किए जा रहे हैं फोर्स तो उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। तो मैकेनिकल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू मशीन। तो जिन मेथड्स में हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स यूज़ हो रहा है, इन जनरल हम उसको मैकेनिकल मेथड्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, फिजिकल मेथड्स में क्या होता है कि हम फिजिकल फोर्स यूज़ कर रहे हैं और ये फिजिकल फोर्स इन जनरली मशीन से ही हम करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द फिजिकल मेथड्स हैं वो मैकेनिकल मेथड्स हैं। इसमें कुछ हम थर्मल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे बर्निंग है, फ्लेमिंग है, और कुछ मैनुअल पावर यूज़ करते हैं जैसे हैंड बीडिंग है। तो इस सबको ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि जो फिजिकल मेथड है उनमें जो मोस्ट जो है वो क्या है, मैकेनिकल है, क्योंकि हम अधिकांश में मोस्टली जो है मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो फिजिकल मेथड है ये क्या करता है, तो किल करता है, इंजरी करता है और मेक द सॉइल कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीड्स प्लांट्स। तो या तो वो किल करेगा, इंजरी करेगा, या सॉइल कंडीशंस को इस तरह से मैनिपुलेट कर देगा कि वीड्स की ग्रोथ वहाँ रेस्ट्रिक्टेड हो। तो ये फिजिकल मेथड है। आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल फोर्स। अब ये फिजिकल फोर्स ह्यूमन का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है और मशीन का भी हो सकता है। इसमें केमिकल हम कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, कि जब हम वीड कंट्रोल करते हैं तो ये पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि हम मेथड्स को इन आइसोलेशन यूज़ नहीं करते, हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही मेथड यूज़ करेंगे, हम कई मेथड को उसमें यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन उसमें रहते हैं वीड कंट्रोल के। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं और किस कंडीशन में कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ये लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मेथड्स बहुत हैं, डिस्कशन करने में इसमें टाइम लगेगा। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, तभी ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा। अगर आप शुरू में ही इसको देख के छोड़ देंगे तो ये आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीड कंट्रोल के, इसलिए आपको इसको पूरा देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टिलेज से। तो देखिए, टिलेज मैंने प्रिवेंटिव मेथड में भी इसको बताया था। तो टिलेज क्या करता है कि वीड को ग्रोथ को जब टिलेज ऑपरेशन किए जाते हैं, प्लाइंग की जाती है, हैरोइंग की जाती है, तो वीड्स को कट कर देते हैं, उनको नीचे बरी भी कर देते हैं, दबा देते हैं। तो टिलेज प्रिवेंटिव मेथड का भी है। लेकिन जब हम फील्ड प्रिपरेशन में कर रहे हैं, वीड्स की ग्रोथ है, और जब हम हैरो करते हैं तो वीड्स कट जाते हैं और सॉइल में नीचे दब जाते हैं। तो वीड्स को कटिंग करने में, उसको सॉइल बरिंग करने में ये हेल्प करता है, चाहे हम हैरो करें, डिस्किंग करें, प्लाइंग करें। दूसरा देखिए, टिलेज से वीड जर्मिनेशन के लिए कंडीशन फेवरेबल भी बनती हैं। अगर हम हैरो कर रहे हैं तो जो नीचे का जो सीड है वो ऊपर आ जाएगा, सॉइल में पल्वराइजेशन हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा बनी, अब सीड जब ऊपर आ गया तो जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जब जर्मिनेशन हो जाता है, इमर्ज कर जाता है, उसके बाद फिर हम टिलेज कर देते हैं। तो जब रिपीटेड टिलेज हम करते हैं तभी वीड्स की ग्रोथ चेक होती है। और ये जो मेथड्स हैं ये पेरिनियल वीड्स के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। पेरिनियल वीड्स को अगर हमें किल करना है तो हम रिपीटेड टिलेज ऑपरेशन करें तो पेरिनियल वीड्स को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एनुअल वीड्स होते हैं उसका सीड ऊपर आ जाता है, वो इमर्ज करता है, फिर हम जब रिपीटेड टिलेज करेंगे, दोबारा टिलेज करेंगे, तो वो उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी, इंजरी होगी, प्लांट किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें टिलेज को रिपीटेड करना है, 2-3 बार हैरो करना पड़ेगा, और लगातार ना करें, थोड़ा सा रुक के करें। पहले एक टिलेज करें, उसके बाद हैरो करें, उसके बाद रुक जाएं,
5-6 दिन रुकें ताकि वीट जर्मिनेट करे, फिर दूसरा टिलेज ऑपरेशन करें। तो ये टिलेज ऑपरेशन मैंने बता दिया किस तरह से किए जाते हैं। हैरो कर सकते हैं, डिस्किंग कर सकते हैं। दूसरा ऑफ सीजन टिलेज भी की जाती है। ऑफ सीजन टिलेज का मतलब यह है कि जब हमारी सोइंग नहीं होनी है, जैसे एक तो सीजन टिलेज है कि हमने जैसे खरीफ में सोइंग करनी है, जून में सोइंग करनी है तो जून में टिलेज करी, अक्टूबर में हमें वीट बोना है या शुगर केन बोना तो हमने फील्ड प्रिपरेशन करी, तो ये सीजन टिलेज है। ऑफ सीजन टिलेज ये है कि जब हमें क्रॉप सोइंग नहीं करनी है उसके बावजूद भी हम टिलेज कर रहे हैं, वो ऑफ सीजन है, सीजन नहीं है फिर भी हम टिलेज कर रहे हैं। तो ये टिलेज भी प्रिवेंटिव, वैसे तो प्रिवेंटिव में आती है लेकिन हम इसको फिजिकल में भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ऑफ सीजन टिलेज में क्या करते हैं, जनरली प्लॉइंग करते हैं, टर्न होगी तो जो सीड्स जो नीचे ऊपर आ जाएंगे और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव मटेरियल होगा, चाहे राइजोम्स हो, ट्यूबर्स हो, कुछ भी मटेरियल हो, वो ऊपर आ जाएगा। और वो सन जो ऑफ सीजन टिलेज समर में ही किया जाता है ताकि सनलाइट जब आएगी हीट बनेगी और उससे वो ड्राई होकर डेसिकेट कर जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसमें लाइटर ऑपरेशन किया जाता है, हैरो किया जाता है ताकि सॉइल और फाइन हो जाए और सॉइल के क्लॉट के बीच में जो वीट सीड्स है वो और एक्सपोज हो जाए। तो सोलर एनर्जी से, हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ बर्ड उसको खा लेगी तो डैमेज हो जाएगा। तो ये टिलेज ऑपरेशन से फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और रिपीटेड टिलेज ऑपरेशन करने से ही हम इफेक्टिव टिलेज कर सकते हैं और तभी जो है वीट कंट्रोल हम कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रिवेंटिव मेथड में जीरो टिलेज बताया था। जीरो टिलेज किस तरह से एनुअल वीट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो लेक्चर आप देखिए प्रिवेंटिव मेथड, तो आपको बहुत अच्छा उसमें समझ में आएगा। दूसरा ब्लाइंड होइंग हम करते हैं या ब्लाइंड टिलेज हम जिसे कहते हैं उसको करते हैं। ये जनरली कब किया जाता है कि किसी क्रॉप को अगर इमरजेंस में लेट हो रहा है तो जनरली वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन से जो क्रॉप होती है जैसे शुगर केन है या पोटैटो है, उसमें वेजिटेटिव मटेरियल यूज करते हैं तो उसके इमरजेंस में टाइम लगता है और बाय दैट टाइम क्या होता है कि तब तक वीड्स निकल आते हैं। शुगर केन तो देखिए ऑटम सीजन में 30 डेज 35 40 डेज तक इमरजेंस में लेता है। इस तरह से जो है पोटैटो के इमरजेंस में भी टाइम लगता है। तो इस केस में क्या होता है, 15-20 दिन में वीड्स की ग्रोथ काफ़ी हो जाती है। तो तब हम जो है उसके बीच में टिलेज ऑपरेशन करते हैं या होइंग करते हैं ताकि जो वीड्स हैं जो इमर्ज हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इसको ब्लाइंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप किया जाता है। तो क्रॉप की सोइंग तो हो जाती है लेकिन बिफोर इमरजेंस, तो आफ्टर सोइंग बट बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप, इसलिए हम इसको ब्लाइंड कह रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता, हमें तो पता रहता है इस क्रॉप में बोया है लेकिन नॉन सेलेक्टिव मेथड से इसको हम करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी कंडीशन कब हो, अगर सॉइल में क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाए, माना हमने सोइंग करी और उसके बाद जो है रेनफॉल हो जाए तो क्रस्ट बन जाती है। उस सिचुएशन में सीड जोन के ऊपर जब सॉइल क्रस्ट रहेगी तो इमरजेंस बहुत पुअर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्रस्ट को ब्रेक करने के लिए भी ब्लाइंड होइंग की जाती है। और होइंग करने के लिए हो एक इम्प्लीमेंट होता है जो हल्का हल्का शैलो सॉइल को शैलो टर्न करता है, बहुत शार्प नहीं करता है। तो ये ब्लाइंड टिलेज हम कर सकते हैं दो कंडीशन में, या तो बहुत लेट इमरजेंस हो रहा हो क्रॉप का या क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही हो। नेक्स्ट, हैंड बीडिंग बहुत पॉपुलर है और अधिकतर फार्मर हैंड बीडिंग ही करते हैं और हैंड बीडिंग खुरपी से की जाती है इन जनरल और बहुत इफेक्टिव मेथड है। अगर हमको कंप्लीट वीट निकालने हैं तो सबसे इफेक्टिव मेथड हैंड बीडिंग ही होता है, जिसमें आराम से बैठ करके रोज के बीच में या रोज में नहीं भी है क्रॉप तो भी जो है वीड्स को निकाला जाता है खुरपी की हेल्प से। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं हो पाती है, शैलो ही रहता है, खुरपी की डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन ये हैंड बीडिंग पेरिनियल वीड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। इन जनरल देखिए जितने मेथड्स होते हैं एनुअल वीड्स को तो अफेक्ट करते हैं और हमारी अच्छी बीडिंग वो होगी जो बाइनियल वीड्स और पेरिनियल वीड्स इसको भी कवर कर ले। तो हैंड बीडिंग में पेरिनियल वीड्स बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक वीड्स को बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे साइप्रस रोटेंडस है तो हैंड बीडिंग से खुरपी से इसके नट्स जो रहते हैं, नीचे बहुत नट्स रहते हैं इसके साइप्रस के, तो उन नट्स को हम बहुत आसानी से खुरपी से निकाल सकते हैं। हालांकि टाइम इसमें लगता है लेकिन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से किसी वीड्स का राइजोम है या ट्यूबर्स हैं और साइनोडोन डक्टाइलोन जो ग्रास है बहुत कवर करके सॉइल को चलती है, उसको निकालना भी बड़ा टफ होता है। तो हैंड बीडिंग से हम इस तरह के प्रॉब्लमेटिक वीड्स को निकाल सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें लेबर बहुत लगता है और टाइम बहुत लगता है और बहुत डीप हम इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत वीड्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो जिस वीड कंट्रोल ट्रीटमेंट में हमको वीड फ्री रखना होता है, प्लॉट जो ट्रीटमेंट हमें वीड फ्री रखना है, उसमें हम हैंड बीडिंग ही करते हैं क्योंकि हैंड बीडिंग से एक एक वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर होइंग हैंड हो होते हैं, ये भी हैंड बीडिंग की तरह होती है, लेकिन हैंड बीडिंग में हम बैठ के करते हैं, खुरपी से करते हैं। ये हो होते हैं, लंबे से होते हैं
फावड़ा नहीं होता है, फावड़े से थोड़ा सा इनका पतला रहता है, और खड़े होकर के हम शैलो होइंग करते हैं। तो व्हील हो भी होता है, व्हील होइंग भी कर सकते हैं, और हैंड हो होता है, हैंड हो से हम कर सकते हैं। तो होइंग जो है वो स्मॉल वीड्स को चेक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, शैलो करती है, और हम वीड्स को इसमें कट कर देते हैं, और वीड्स कट करके ऊपर सॉइल सरफेस पे पड़ा रहता है, और वो ड्राई होकर के मल्च की तरह भी काम करता है। तो ये रो क्रॉस में ही इन जनरल इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक अच्छा मेथड है, लेकिन ये इसको हम स्मॉल वीड्स में ही कवर कर सकते हैं। अगर वीड्स का साइज बड़ा हो गया तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। फिर डिगिंग खुदाई करना। तो इन जनरल हम कुदाली से इसकी खुदाई करते हैं, और इसको गहरा करके, जो गहरी खुदाई होती है, जो नीचे वीड्स का कोई वेजिटेटिव मटेरियल है उसको निकालने में इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है जो उन वीड्स के लिए जिनका वेजिटेटिव मटेरियल सॉइल में नीचे रहता है, डेप्थ में रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है डिगिंग, और इससे हम पेरिनियल वीड्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये एक कुदाली एक इम्प्लीमेंट होता है, उससे जो आगे से नुकीले लंबे रहते हैं, आगे से नुकीले, उसको सॉइल में डिग करके हम उसका वेजिटेटिव मटेरियल निकालते हैं वीड्स का। लेकिन ये भी जो है टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है वीड्स को कंट्रोल करने में। तो एनुअल वीड्स तो कंट्रोल होते ही हैं, इससे पेरिनियल वीड्स का वेजिटेटिव मटेरियल भी बाहर आ जाता है निकल के, जिसमें कि उसका फूड स्टोर रहता है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो। तो फर्दर जो है ग्रोथ नहीं होती है। फिर सिकलिंग क्या है? सिकल दरांती की हेल्प से जो है किया जाता है, लेकिन ये टॉल ग्रासेस जो होती हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। तो ये जनरली छोटे बीट्स को नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें घास को पकड़ा जाता है, फिर दरांती से काटा जाता है। तो जो टॉल ग्रासेस हो जाती हैं वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। खेत में अगर बहुत घास हो गई है तो उसको काटने के लिए। तो जनरली इसको हम ऐसे एरिया में करते हैं जहाँ घास बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो सिकलिंग करके काट करके हम उसको अलग कर देते हैं, और घास को हम एज ए मल्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड ग्रासेस, टाल ग्रासेस को करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। मोविंग क्या होता है? मोविंग घास को काटना होता है सॉइल सरफेस के पास से। तो जो सॉइल सरफेस घास हो रही है सॉइल सरफेस के पास से हम किसी चीज़ से काट दें तो मोविंग कहलाता है। तो इन जनरल एक मोवर आते हैं, मैकेनिकल डिवाइस है ये, मोवर आते हैं, और उसको हम चलाते हैं तो घास को काटता है, यूनिफॉर्म हाइट से काटता है। तो जनरली लॉन वगैरह में, गार्डन में मोवर का यूज़ किया जाता है, हाथ से चलते हैं, ऑपरेट होते हैं, और वो काटते हुए घास को चलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म हाइट से काटता है। तो इसको हम जनरल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इसको यूज़ नहीं करते, गार्डन में इसको यूज़ करते हैं। तो एक तो घास जब यूनिफॉर्म शेप में कटती है बड़ी अच्छी सी नज़र आती है, तो एस्थेटिक वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, देखने में अच्छी लगती है घास, कटी हुई घास। तो एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मोवर का यूज़ किया जाता है। इन जनरल इसको हम एग्रीकल्चर क्रॉप फील्ड में इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर कटिंग के लिए हम कुल्हाड़ी एक्स यूज़ करते हैं, और सौ आरा भी यूज़ करते हैं। तो इन जनरल ये जो है कोई बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, या ट्री हैं, कोई ट्री बड़े हो गए हैं उस तरह को काटने के लिए करते हैं, या बुशेज़ हैं, बड़े बड़े झंकाड़ हो गए हैं उसको काटने के लिए, जैसे लेंटाना है उसका बहुत बड़ा झंकाड़, झाड़ी बन जाती है, बुश बन जाती है, उसको काटने के लिए करते हैं। कुछ वुडी प्लांट्स हो जाते हैं जो खुरपी से या सिकिल से, डिगिंग से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, क्रोबार से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए कटिंग करते हैं। तो इसके लिए एक्स और सॉ यूज़ करते हैं, कुल्हाड़ी आरे से इसको काट के अलग कर दिया जाता है। तो ये जनरल ये जो बुशेस होते हैं ये हमारे हालांकि एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं होते, लेकिन रोड साइड पे होते हैं, और खेत के बाहर हो जाते हैं, इरिगेशन चैनल के आसपास हो जाते हैं, रोड साइड पे हो जाते हैं। तो उन एरिया के लिए हम कटिंग मेथड यूज़ करते हैं। फिर है ड्रेजिंग एंड चेनिंग। ड्रेजिंग एंड चेनिंग देखिए ये मेथड जो है एक्वेटिक वीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो पानी में जो वीड्स हो रहे हैं वाटर में, उसके लिए। ड्रेजिंग का अगर हम मीनिंग देखें तो ड्रेज का मतलब होता है कि कोई रिवर है या लेक है, उसमें से जो उसका सिल्ट जमा हो गया, सैंड सिल्ट जमा हो गया, उसको जो निकाला जाता है बॉटम से, उसको ड्रेजिंग इन जनरल उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ ड्रेजिंग जो वीड कंट्रोल में हो रही है वो ड्रेजिंग यह है कि हम वाटर में वीड्स को उसके रूट्स के साथ, राइजम के साथ पूरा मटेरियल एक्वेटिक वीड्स का निकाल लिया जाता है, ये ड्रेजिंग है। और इन केस ऑफ चेनिंग में हम फ्लोटिंग वीड्स को, फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स हैं, उसको चेन की हेल्प से, चेन डाली जाती है, उसमें चेन में फंस जाते हैं और उसको खींच लिया जाता है, और चेन में फंस करके वो वीड्स बाहर आ जाते हैं। तो ड्रेजिंग जो है
वो ज़्यादा उसके लिए है जब हमें उसका रूट और नीचे का सारा मटेरियल निकालना हो वीड्स का, तो हम ड्रेजिंग यूज़ करते हैं। और ऊपर अगर फ्लोटिंग वीड्स हो रहे हैं एक्वेटिक, तो हम चेनिंग यूज़ करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ड्रेजिंग एंड चेनिंग हम एक्वेटिक वीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज बर्निंग। बर्निंग देखिए बड़ा सिंपल मेथड है, खेत में है और घास अगर सूखी है तो उसमें आग लगा दीजिए। लेकिन ये बर्निंग मेथड क्रॉप्ड फील्ड में यूज़ नहीं होता है कि क्रॉप लगी है तो हम उसको बर्निंग कर दी, ये वो मेथड नहीं है। क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है, उसके बाद उसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको अगर हम हर्बिसाइड से कंट्रोल करना चाहें तो हमारा बहुत हर्बिसाइड लगेगा, या बहुत मैकेनिकल पावर लगेगी, या बहुत मैनुअल पावर लगेगी। तो उस सिचुएशन में फार्मर क्या करते हैं, जब वो ग्रास ड्राई हो जाती है तो उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन इसमें देखिए फायर हैजार्ड है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, लेकिन ये क्विक मेथड है और सारा वेजिटेटिव मटेरियल जो है फील्ड का उसको बर्न से खत्म हो जाता है। तो ये जनरली उस एरिया में किया जाता है अगर वहाँ बहुत पैरासिटिक वीड्स हो रहे हैं, या बहुत पेरिनियल वीड्स हो गए हैं, पेरिनियल ग्रासेस हो गई हैं, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फार्मर इसी इजी वे को अडॉप्ट करते हैं, उसमें बर्निंग कर देते हैं, आग लगा देते हैं और वो जल जाता है। हालांकि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये बड़ा सिंपल, इजी और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इस कारण से फार्मर इस मेथड को भी अडॉप्ट करते हैं। फिर है फ्लेमिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग, और एडवांस कंट्री में इसको फ्लेमिंग को यूज़ किया जाता है। फ्लेमिंग में हाई टेम्परेचर इंटेंस हीट यूज़ की जाती है, और बड़ा अच्छा मेथड है ये, और अभी हमारी कंट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई गैस जैसे प्रोपेन गैस है, लिक्विड प्रोपेन गैस है, या नेचुरल गैस है, उसको यूज़ किया जाता है। और रो क्रॉप में इसको ट्रैक्टर माउंटेड सिलेंडर्स होते हैं, उन सिलेंडर्स का नोजल नीचे सॉइल की तरफ रहता है और फ्लेम निकलती है, और वो ट्रैक्टर चलता है, और वो फ्लेम की हीट बहुत इंटेंस होती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो जब वो इंटर रो स्पेस से निकलता है तो इंटर रो स्पेस में जो वीड्स होते हैं वो फ्लेम पड़ती है। तो ये फ्लेम यहाँ बर्निंग नहीं करती है, यहाँ क्या करती है, ये हीट थोड़े ही टाइम के लिए डाली जाती है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में इन जनरल करते हैं, क्यों पास होता जाता है और फ्लेम उस पर पड़ती है। और फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है, जो फॉलिएज होते हैं वीड्स के, उसकी सेल रप्चर कर जाती है। जब सेल रप्चर कर जाती है, सेल डैमेज हो जाती है उस हीट से, तो उस सेल की डेथ हो जाती है, और उसके बाद वीड्स डाई हो जाता है। तो ये इस मेथड से बर्निंग से बिल्कुल अलग है। बर्निंग में तो बिल्कुल फायर होती है, आग लगती है और वीड्स वहीं खत्म हो जाता है तुरंत ही। लेकिन फ्लेमिंग में क्या है, इंटेंस हीट से सेल रप्चर करती है, तो इमीडिएट डेथ नहीं होती है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद आज फ्लेमिंग करी है तो 2-3 दिन बाद सेल तो उसी समय रप्चर हुई, सेल की धीरे धीरे डेथ होगी, और 2-3 दिन बाद उस पूरे वीड की डेथ हो जाएगी। लेकिन फ्लेमिंग जो है स्मॉल वीड्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर वीड्स बड़े हो गए हैं तो उसमें इसको फिर यूज़ नहीं किया जाता है, तब ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल डेथ करना। तो छोटे वीड्स की सेल डेथ जल्दी होगी, तो ये बड़ा इफेक्टिव है। तो इसमें नेचुरल गैसेस या प्रोपेन, लिक्विड प्रोपेन गैस यूज़ की जाती है, तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये मेथड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, कोई फायर हैजार्ड नहीं होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, ये जो फ्लेमिंग मेथड्स हैं ये ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ब्रॉड लीफ चौड़ी रहती है और तुरंत फ्लेम का उस पर एक्शन होता है, और वो ससेप्टिबल होता है हाई टेम्परेचर के लिए, उसकी डेथ हो जाती है। जो नैरो लीफ वीड है उसका एक तो ग्रोइंग पॉइंट सॉइल सरफेस के नीचे रहता है, दूसरा उसका ग्रोइंग पॉइंट अगर ऊपर है तो प्रोटेक्टिव शीट्स रहती हैं उसके चारों तरफ, तो फ्लेमिंग का बहुत ज़्यादा असर उस पर नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि फ्लेमिंग उस पर असर नहीं कर रही है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी ब्रॉड लीफ वीड्स की ज़्यादा है। तो इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का इफेक्ट किस पे ज़्यादा है, एक तो शॉर्ट लीफ पे जो छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दूसरा ब्रॉड लीफ वीड्स हैं, तो उस पर फ्लेमिंग ज़्यादा अच्छा काम करती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसको हम बहुत अच्छे ढंग से इसको यूज़ कर सकते हैं, और एडवांस कंट्री में इसको ही यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर्स के पीछे वो सिलेंडर रहते हैं, उसमें गैस रहती है, बड़े बड़े सिलेंडर, और वो इंटर रो में बिल्कुल सॉइल के जो उसको नोजल रहती है, सॉइल सरफेस के पास रहती है, उस नोजल से हीट निकलती है, और वो हीट जो है वीड्स को ऊपर पड़ता जाता है, और 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो हीट को डाला जाता है। तो ये फ्लेमिंग है जो बर्निंग से बिल्कुल अलग है। फिर मल्चिंग में अब कोई भी हम ग्रास मटेरियल, क्रॉप रेजिड्यू यूज़ करते हैं इंटर रो स्पेस में, पॉलीथीन शीट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मल्च है, इसमें चूंकि हम क्रॉप रेजिड्यू, कटे हुए क्रॉप रेजिड्यू डालते हैं, तो इसको डेड मल्च भी हम बोलते हैं। एक लिविंग मल्च मैंने बताया था, इंटर क्रॉपिंग होती है,
वो कल्चरल मेथड में पढ़ा बताया था मैंने। वो लेक्चर आप देखिए कल्चरल मेथड्स का, तो आपको लिविंग मल्च समझ में आएगा। तो यहाँ जो मल्चिंग यूज़ की जा रही है वो डेड मल्च है, क्रॉप रेजिड्यू यूज़ कर रहे हैं या पॉलिथीन शीट यूज़ कर रहे हैं, जो फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है, वीड्स की ग्रोथ को चेक कर रहा है। तो अब ये जो अगर हम वेजिटेटिव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कवर थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि उसको बैरियर की तरह काम करे, उसके इमरजेंस को रोके, सप्रेस करे। और पॉलिथीन शीट कैसे होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, जो सोलर लाइट को रोके। तो सोलर लाइट, जब हमारा मल्च ऊपर है, सोलर लाइट रुक जाएगी तो नीचे उसको वीड्स को लाइट नहीं मिलेगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वीड्स की ग्रोथ चेक हो जाएगी। तो अगर हम पॉलिथीन शीट यूज़ कर रहे हैं तो थिक होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो सनलाइट उसको पेनिट्रेट करके नीचे पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मल्चिंग के लिए किस टाइप की पॉलिथीन सही होती है, थिक एंड ब्लैक। तो ये पॉलिथीन की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन देखिए, अगर सॉइल सोलराइजेशन में हम पॉलिथीन शीट यूज कर रहे थे, उसका कैरेक्टर थिन और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दोनों में अंतर याद कर लीजिए। सॉइल सोलराइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि सॉइल रेडिएशन नीचे जाए ताकि वीड्स इमर्ज करें और वो हीट से जो है वो उनका सीड और नई सीडलिंग जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाए। यहां हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि वीड्स की ग्रोथ ही ना हो, तो पॉलिथीन थिक रखनी पड़ेगी और ब्लैक रखनी पड़ेगी। इस तरह से अगर हम वेजिटेटिव क्रॉप रेजिड्यू डाल रहे हैं तो थोड़ा सा थिक कवर यूज में करना चाहिए ताकि वीड्स को सप्रेस करे, फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करे। तो जो फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करेगा तो इमरजेंस में उसको हिंडर करेगा, तो इफेक्टिवनेस इसकी बढ़ेगी। देन फ्लडिंग बहुत कॉमन मेथड नहीं है। इन जनरल जब पेरेनियल वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो खेत में 5-6 हफ्ते तक, वीक तक पानी भर दिया जाता है। तो जब लगातार पानी भरा रहता है तो उसमें एनॉक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पेरेनियल वीड्स का जो रूट्स हैं या जो उसका स्टोर्ड मटेरियल है, वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसी तरह से सीड्स हैं, उसमें एनरोबिक कंडीशन है, पानी है और वाटर भरा हुआ है, ऑक्सीजन है नहीं, तो डिकम्पोज हो जाएंगे और पानी में सड़ेंगे वो, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ होगी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है फ्लडिंग का कि हम पानी भर के उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर दें। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि वाटर लॉगिंग से सॉइल की प्रॉपर्टी एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो रेयरली इसको यूज़ किया जाता है, हालांकि मेथड है, और पेरेनियल वीड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो तभी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटरकल्टिवेशन। इंटरकल्टिवेशन हम जो क्रॉप लाइन में सोन होती हैं उनमें किया जाता है और थोड़ा सा वाइड स्पेस हो, उसमें हम इसको इंटरकल्टिवेशन को करते हैं। तो इसमें हम मशीन को हम इन जनरल यूज़ किया जाता है। तो स्पेसिंग एक तो लाइन में हो और स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो ताकि उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट्स चला सकें। तो ये इंटरकल्टिवेशन के लिए कई इम्प्लीमेंट्स हैं जिसको हम इन जनरल यूज़ करते हैं। जैसे ड्राई लैंड वीडर है, और ड्राई लैंड वीडर ड्राई लैंड कंडीशन के लिए है। इसमें पैग लगी रहती है, होती रहती, व्हील रहती है, और इसको आगे पीछे करके इसको चलाते हैं। तो ड्राई लैंड वीडर की ये एक अच्छा खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें अगर सॉइल मॉइस्चर कम है तो भी इसको हम आसानी से चला सकते हैं। तो इन जनरल अगर 8 to 10% मॉइस्चर भी है तो भी ये बड़ा इफेक्टिवली वर्क करता है। दूसरा यह कि हम इसको आगे पीछे करते हैं, जिसे हम पुश पुल बोलते हैं। पुश मतलब अपने तरफ खींचना और पुल मतलब धक्का देना। तो जब आगे पीछे करते हैं, इसको पुश पुल हम मेथड बोलेंगे, तो इसमें आगे पीछे करके चलाने में तो सॉइल को कट करता है और उस सॉइल कटिंग के साथ ऊपर वीड्स कट जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो ये ड्राई लैंड वीडर है जो ड्राई लैंड कंडीशन के लिए बनाया गया है। दूसरा है पावर रोटरी वीडर। पावर रोटरी वीडर भी एक चौड़ी सी मशीन होती है और करीब 50 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है। तो इसे इसी क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्पेसिंग 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो मेज में यूज़ कर सकते हैं, शुगर केन में कर सकते हैं, कॉटन में हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नीचे टाइन लगे रहते हैं, रोटेट करते हैं और इसको हाथ से चलाया जाता है। इसको पावर टिलर भी कह सकते हैं इसे हम। और सॉइल को घुमाता चलता है, नीचे से उसकी टाइन्स घुमाती हैं। तो जब सॉइल की मिक्सिंग होती है करके तो वीड्स कट करके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल पुल्वराइज भी हो जाती है, सॉइल में एरेशन हो जाता है और वीड्स की कटिंग भी हो जाती है। इस तरह से मल्टी रोटरी वीडर में क्या होता है कि जो पावर रोटरी वीडर होता है, एक तो उसको हालांकि चल वो इंजन से रहा है और हाथ से उसको हम चलाते हैं, पीछे डायरेक्शन उसे हाथ से हम देते हैं।
जो मल्टी रोटरी वीडर होता है, इसमें 3 तरह के आप ये मान सकते हैं कि पावर रोटरी वीडर लगे हैं, 1 2 3, और उसको क्रॉप रो के बीच में एडजस्ट कर दिया जाता है और ट्रैक्टर से इसको चलाया जाता है। तो इन जनरल 2 के भी हो जाते हैं, 3 के भी रहते हैं, इन जनरल ये 3 को करते हैं। तो 3 इंटर रो स्पेस को ये एक साथ लेके चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इसमें रोटरी वीडर लगे हुए हैं जिसको ट्रैक्टर से ही ऑपरेट किया जाता है। फिर है कोनो बीडर, ये एक नया है। कोनो बीडर जो है पैडी में यूज़ किया जाता है, राइस में यूज़ किया जाता है, और ये भी ड्राई लैंड वीडर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको आगे ही फॉरवर्ड करके चलाया जाता है। दूसरा यह है कि ये जो पडल्ड सॉइल रहती है पैडी में, उसमें सिंक नहीं करता, उसमें आगे ऐसे एडजस्टमेंट रहता है कि उसको सिंक नहीं होने देता है और ऊपर रहता है। तो इसका एक्शन भी कहता है ड्राई लैंड वीडर की तरह ही होता है, लेकिन इसे आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आगे को चलता है। और इसको 20 to 30 क्रॉप रो स्पेसिंग में इसको हम चला सकते हैं। अगर 20 से रो स्पेसिंग कम है तो इसको हम नहीं चला पाते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, जो SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, उसमें जो है राइस पैडी की जो क्रॉप ट्रांसप्लांट की जाती है वो इन जनरल 25 सेंटीमीटर पे की जाती है। तो इसकी विथ तो 25 में इसको आराम से चला सकते हैं। तो जो जहाँ भी SRI है, सिस्टम ऑफ राइस है, वहाँ जो है वीड्स को कोनो बीडर से ही कंट्रोल किया जाता है। अगर नैरो स्पेसिंग हो गई तो फिर उसको चलाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है और प्लांट्स को डैमेज हो जाता है। तो कोनो बीडर स्पेशली पैडी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। फिर वीडिंग कम अर्थिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। रिजर मेकर या जो होते हैं उसको हम ट्रैक्टर से उसको चलाते हैं, तो रिज फरो बनाते हैं। तो रिज बनाते समय मिट्टी को ऊपर उठाते हैं, तो उस मिट्टी से जो वीड्स जो हैं दब जाते हैं। तो रिज बनने के साथ प्लांट्स पे मिट्टी भी चढ़ जाती है, अर्थिंग ऑपरेशन हो जाता है, बीच में फरो बन जाती हैं, और ये जो अर्थिंग ऑपरेशन होता है वीड्स को दबा देता है। तो ये अर्थिंग कम वीडिंग ऑपरेशन दोनों किए जाते हैं। तो इसमें दोनों ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये जैसे मेज या शुगर केन जैसी क्रॉप में जिसमें अर्थिंग की ज़रूरत है, उसमें ये किए जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है मेज के लिए और शुगर केन के लिए। फिर कल्टीवेटर को भी यूज़ किया जाता है। तो कल्टीवेटर जनरली नैरो रो स्पेस है, तो कल्टीवेटर में चूंकि टाइन्स लगे होते हैं और उसको हम टाइन्स की डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये शैलो करते हुए चलते हैं टाइन्स जो होती हैं कल्टीवेटर की। हालांकि इसमें जो छोटे वीड्स होते हैं उनकी अपरूटिंग हो जाती है, बड़े वीड्स की अपरूटिंग नहीं होती है, लेकिन ये एक तो सॉइल क्रस्ट को तोड़ देते हैं और बीच में सॉइल को थोड़ा सा चीरते हुए चलते हैं, तो सॉइल एक्सपोज हो जाती है, तो वीड्स वहाँ से दब जाते हैं। तो कल्टीवेटर भी एक अच्छा मेथड है जहाँ वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, अगर थर्मल में देखेंगे तो कौन कौन से हैं, बर्निंग और फ्लेमिंग है। और मैकेनिकल में देखिए, जहाँ भी मशीन यूज़ हो रही हैं वो सारे क्या है, मैकेनिकल मेथड है। खुरपी भी देखिए एक तरह की मशीन है, जो भी हमारा काम ईजी कर दे वो मशीन है। सिकल भी एक मशीन है। और तो इसमें अगर हम देखें तो अगर सबसे ज़्यादा वीड कंट्रोल करने वाला है तो वो है हैंड बीडिंग। अगर हमको पूरा एक एक वीड निकालना है, वीड फ्री रखना है, तो उसमें हैंड बीडिंग करना चाहिए। क्रस्ट बन गई है, लेट इमर्ज कर रही है, हमें ब्लाइंड होइंग करनी चाहिए। अगर डीप सीड है, डीप मटेरियल पड़ा हुआ है, सीड तो नहीं निकलेगा, वेजिटेटिव मटेरियल है, डीप है, वहाँ डिगिंग करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है, जैसे हिली एरिया में है, बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती है, या खेत के चारों तरफ घास हो गई है, बंड पे घास हो गई है, तो वहाँ सिकलिंग करनी चाहिए। गार्डन लॉन है तो वहाँ हमको मॉविंग करनी चाहिए। अगर बुशेज हो गए हैं, झाड़ झंकाड़ हो गया है खेत के चारों तरफ, हालांकि खेत में नहीं होता है कल्टीवेटेड, खेत के चारों तरफ हो जाता है, वहाँ कटिंग करनी चाहिए। एक्वेटिक वीड्स में ड्रेजिंग एंड चेनिंग करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पैरासिटिक वीड्स आ गए हैं और वीड्स बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी खेत हमें खाली करना है, कंट्रोल करना है, तो वहाँ बर्निंग है, लेकिन बर्निंग एडवाइस नहीं की जाती है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है। फ्लेमिंग बहुत अच्छा मेथड है, इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है और गैस यूज़ की जाती है, और छोटे वीड्स को इंटर रो स्पेस में करने के लिए फ्लेमिंग यूज़ की जाती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मेथड है फ्लेमिंग का। मल्चिंग, कोई क्रॉप रेजिड्यू कोई भी हमें मिल जाए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंटर रो स्पेस में। मल्चिंग का वीड कंट्रोल के अलावा एक एडवांटेज क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन, मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है। और अगर वेजिटेटिव मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो डिकम्पोज के बाद ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाता है। तो मल्चिंग के बहुत एडवांटेज है। अगर पॉलीथीन शीट्स है, वेजिटेबल्स में अधिकतर हम पॉलीथीन मल्चिंग ही यूज़ करते हैं क्योंकि बार बार यूज़ हो जाती है। फ्लडिंग
इन जनरल नहीं की जाती है। अगर फ्लडिंग अगर करनी बहुत पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम है तो फ्लडिंग की जाती है, लेकिन फ्लडिंग के लिए डेप्थ ऑफ वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वेजिटेटिव मटेरियल बहुत ज़्यादा है, 15-20 सेंटीमीटर तक है, तो वाटर की डेप्थ 15-20 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, और ये फिर 4 to 6 वीक तक देखना पड़ता है, कभी कभी 8 वीक तक हो जाता है, जब तक कि वो डिकम्पोज ना हो जाए। लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया में फ्लडिंग की जाती है, लेकिन हमारी कंट्री में ये मेथड प्रिविलेंट नहीं है। इंटर कल्टिवेशन में बताया डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग अलग है। ड्राईलैंड सिचुएशन के लिए नैरो क्रॉप जहाँ होती हैं, नैरो स्पेस्ड क्रॉप है, मॉइस्चर कम रहता है, वहाँ ड्राईलैंड वीडर है। फिर वाइड स्पेस क्रॉप जहाँ 50 सेंटीमीटर तक की स्पेसिंग हो, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पावर वीडर यूज़ किया जाता है। और एक साथ अगर हमें 3 पावर वीडर यूज़ करने हैं तो मल्टी रो रोटरी वीडर यूज़ किया जाता है, इसे पावर टिलर भी हम कह सकते हैं। कोनो वीडर इस पे राइस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, पर्टिकुलरली SRI के लिए किया गया है। वीडिंग कम अर्थिंग ऑपरेशन वाइडली स्पेस्ड क्रॉप के लिए यूज़ होता है, जैसे कि शुगर केन और मेज के लिए। और कल्टीवेटर हम नैरो स्पेसिंग क्रॉप में हम कर सकते हैं, तो ये सॉइल को थोड़ा सा चीरता है और अपरूट करता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए कि क्या क्या फिजिकल मेथड्स हैं। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में कौन सा यूज़ किया जाता है। अब अगर इसके हम मेरिट और डीमेरिट देखें तो देखिए, अब इतनी जो चीज़ें बताई, हर कंडीशन में अलग अलग मेथड है, तो यही इसकी मेरिट है कि हमें हर वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट मेथड को यूज़ करके। तो एक तो देखिए इफेक्टिव है कि हम जिस मेथड यूज़ करते हैं वहाँ वीड कंट्रोल होता है, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ये। दूसरा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन हैंड बीडिंग है, हैंड बीडिंग में मैनुअल पावर लगती है, बहुत लेबर लगती है, वहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हैंड बीडिंग का। अदरवाइज अगर हम हैंड बीडिंग और होइंग को छोड़ दें तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इकोनॉमिकल है। तो पहला एडवांटेज हमें क्या मिला, इफेक्टिव है, वीड्स को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, एनुअल वीड्स को, बाइनियल वीड्स को, पेरिनियल वीड्स को। दूसरा क्या, इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ 1-2 मेथड को हम छोड़ दें तो। तीसरा यह है कि हम जो क्रॉप का जो डैमेज होता है वो कम होता है, क्रॉप को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें। इंटर रो स्पेस में प्रॉपरली हम अगर इम्प्लीमेंट्स को चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तीसरा, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और कोई सॉइल में कोई पेस्टिसाइड, कोई रेजिड्यू नहीं रहता, तो सॉइल पे भी नहीं है, इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। तो इसमें लेकिन जो हम पावर ऑपरेटेड है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड, उसमें भले ही थोड़ा फ्यूल लगता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम इन्वायरमेंट के उससे देखें तो ये सेफ है। अनदर एडवांटेज ये है कि हम लार्ज एरिया को, बहुत बड़े एरिया को शॉर्ट टाइम में हम कवर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम मान लीजिए पावर रोटरी वीडर चला रहे हैं तो बहुत हम एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हैंड वीडिंग और होइंग को छोड़ दें तो अधिकतर मेथड्स जो हैं लार्ज एरिया में अडॉप्ट किए जाते हैं, और टाइम इसमें कम लगता है, तो इसमें हमारा टाइम सेविंग भी है, लेबर सेविंग है, क्योंकि जो वीडर चलाने इसमें 1 या 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, चलाने के 1 ही आदमी की जरूरत पड़ती है, बाकी काम हो जाता है। तो टाइम सेविंग भी हो रही है, लेबर सेविंग भी हो रही है। तो ये जो है इनके मेरिट्स हैं। लेकिन इसके साथ इसकी कुछ डीमेरिट है जिसमें हमको थोड़ा सा नुकसान होता है। वो डीमेरिट्स ये हैं कि अगर हम वीड फ्री रखना चाह रहे हैं, हैंड बीडिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अगर दूसरे मेथड को छोड़ दें तो उसमें कम है, लेकिन इसमें जो है हैंड बीडिंग में और होइंग में जो है ज़्यादा लगता है। दूसरा डीमेरिट यह है कि जो हम इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, चूंकि वो रो में चला रहे हैं, तो जो उसको चला रहा है लेबर, उसको स्किल्ड लेबर होना चाहिए। अगर वो स्किल्ड नहीं है, जरा सा भी थोड़ा सा घूम गया क्रॉप में, रो में चला गया, तो क्रॉप को उसमें डैमेज होता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। क्रॉप डैमेज होने का चांस रहता है अगर हम इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये इसमें प्रॉब्लम रहती है। और कोई इसमें बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा डीमेरिट नहीं है, या ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है कि जो इसके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करे। इसके अधिकतर एडवांटेज ही हैं। लेकिन एक डीमेरिट ये है कि इंटर कल्टीवेशन के लिए ये इम्प्लीमेंट्स फार्मर के पास होने चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट्स नहीं है तो फार्मर फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर अगर मल्चिंग यूज़ करनी है तो पॉलीथीन शीट्स उसके पास होनी चाहिए। तो ये इसके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको एडवांटेज मेरिट्स बताई कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसकी डीमेरिट्स हैं, वो मैंने आपको बताई।
तो ये आपको मेथड्स आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।